नमस्कार दोस्तों। संघी गैंग का सारी बहादुरी कमजोरों पर होती है। संघी गैंग का सारा गेम प्लान कमजोर पर होता है और संघी गैंग सिर्फ नफरत फैलाता है, झूठ बोलता है और संकट खड़े करता है। जी हां, यही सत्य है। इसलिए ही शायद भारत के विदेश सचिव को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कहना पड़ गया था कि आप सब मीडिया रिपोर्ट्स को बहुत समझदारी के साथ लें, उन्हें जल्दबाजी में यकीन ना करें, क्योंकि उन्हें पता है इस देश का गोदी मीडिया कोई भी नफरत फैलाएगा, कोई भी खेल करेगा और वो झूठ बोलेगा जिससे आप असली मुद्दे से हट जाए। जी हां, अब मैं आता हूं कि आज पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बहुत ज्यादा है। इस तनाव की वजह क्या है? इस तनाव का जो एक कारण, फौरी कारण है, वो पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के कारण है, जिसके दूसरे ही दिन भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने दावा कर दिया कि उन्होंने तमाम आतंकी पहचान लिए। अब जब उन्होंने सारे आतंकी पहचान लिए तो आता है कि आखिर उन जो 5 आतंकियों को पहचाना था, जिनमें 3 पाकिस्तानी बताए गए, वो कहां है? उनको क्या पकड़ लिया गया? उनको मार दिया गया? उनको क्या किया गया? कहां है और कहां मिला हमारे उन लोगों को जो वहां पर मौत के मुंह में गए, जिनकी हत्याएं की गई? उनको क्या इंसाफ मिल गया? क्या सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर तमाम ड्रामे किए, उसमें क्या यह सारे लोग आ गए सामने? सुन लीजिए, भारत सरकार की जांच एजेंसी जो एनआईए है, उसने तत्काल ये कहा कि 3 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें आसिफ फौजी है, सुलेमान शाह है और अबू तलहा है, और घाटी के 2 अन्य आदिल गुरी है और अनंतनाग के बिज बेहरा है। और यह नाम उन्होंने बताए, और जब ये नाम बताए तो इसके बाद तो कहीं कुछ नहीं मिला। जो आदिल मरा था, वो आदिल वह था जो घोड़े वाला, जो जान बचा रहा था। वो यात्रियों की जान बचाते हुए मर गया। वो मुसलमान, उसने अपने मुसल्लम ईमान का पालन किया था। आप नाम नहीं लेंगे। विदेश सचिव ने इस साजिश का भी खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान की साजिश क्या है। पाकिस्तान की साजिश है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, व्यापार, व्यवसाय सब बर्बाद कर दो, जिससे वहां के लोग मजबूर होकर के गलत रास्ते अख्तियार करें। और दूसरा, भारत के तमाम हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे फसाद कराओ, लोगों के साथ लिंचिंग कराओ और दूसरी चीजें कराओ। यानी वही साजिश है। अब आ जाता हूं, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से मैं बात कर रहा हूं। मौलाना मसूद अजहर को वो लाने की बात करते थे। ये मौलाना मसूद अजहर वही है जिसे अजीत डोभाल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में जसवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री, दोनों छोड़ करके आए थे। आतंकवादियों को सौंप के आए थे, भारत की जेल में बंद किया था कांग्रेस की सरकार। उन्हें वो छोड़ के आए थे, बरी करा के आए थे। अब आप समझ सकते हैं, हाफिज सईद, क्या उसको मार गिराया? क्या सैयद सलाउद्दीन, उसको मार गिराया, ले आए? और लंबे अरसे से हम सुनते रहे दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम। क्या दाऊद इब्राहिम को कुछ ले आए, उसको मार दिया? क्या किया, क्या नहीं किया? इनमें से किसी एक नाम पर आप बता दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वास्तव में इनमें से किसी का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। ये सब स्वतंत्र हैं, सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और ये सब
अपने परिवारों से अब संपर्क नहीं रखते, ये अलग ढंग से काम करते हैं और ये सिर्फ जिहाद करते हैं जिसके आधार पर दंगे फसाद हो, लोग मरे और दूसरी चीजें अशांति पैदा करते हैं। और जब ये आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोग घोषित हैं, तमाम नहीं भी है, तो उन पर भारत सरकार ने क्या किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। एक भी व्यक्ति इनमें से नहीं मारा गया, एक भी व्यक्ति इनमें से गिरफ्तार नहीं किया गया, एक भी व्यक्ति इनमें से प्रत्यार्पण पर नहीं लाया गया। प्रत्यार्पण पर कौन आया? जिसका डोजियर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। जितने मुल्जिम उस समय मुंबई के जो ताज हमले के आरोपी थे, कुछ को फांसी हो गई और कुछ जो पकड़े गए, चाहे डेविड हेडली हो और चाहे राणा हो, और राणा प्रत्यार्पित होके आ गया, डेविड हेडली 35 साल की सजा काट रहा है। तो अब आप समझिए, उन्होंने सजा भी दिलवा दी, फांसी भी दे दी, गिरफ्तार भी कर लिया और प्रधानमंत्री ने हर बात इस देश को ब्रीफ की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया में बोला था, सरेआम बोला था कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, और वो पाकिस्तान नहीं गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे, मनमोहन सिंह नहीं गए। तो यह इस बात का सबूत है कि कौन किसको क्या कर रहा है, वास्तव हो जाती। अब अमेरिका ने, जो वहां का राष्ट्रपति, एक बार नहीं बोला, ट्वीट पर बोला, ट्वीट के बाद में उसने अपने वक्तव्य में बोला, और वक्तव्य के बाद में उसने सऊदी अरेबिया में बोला और फिर बोला। 3 बार उसने बयान दे दिए कि उसने भारत को धमकाया, पाकिस्तान को धमकाया, और ट्रेड के नाम पे, धंधे के नाम पे सिर्फ यह कर। यही तो चिंता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि गुजराती धंधा करना जानता है, और नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि व्यापारी सेना सैनिकों से ज्यादा जो है रिस्क उठाता है, वो ज्यादा बड़ा काम करता है। अब आप समझ लीजिए, सैनिकों से बड़ा जिसे बता रहे थे, जिसे ये बता रहे थे, उसकी यह स्थिति। शायद यही वजह है कि इनके लोग सैनिकों का भी अपमान करते हैं, उनके परिवारों का भी अपमान करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ने, विजय शाह ने, वो भी बनिया, उन्होंने जो कहा वो यही कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है। भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी और ने कोई कार्रवाई नहीं, और महिला आयोग ने सिर्फ निंदा कर दी। इसके पहले आप देखिए, जब विनय नरवल जो लेफ्टिनेंट थे, जो पहलगाम में मारे गए, उनकी पत्नी को किस तरीके से इन लोगों ने ट्रोल किया था, तब भी सिर्फ एक निंदा पास कर, कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर नहीं। साहब, अजय शुक्ला ने वही कहा था, यानी मैंने वही कहा था जो स्मृति ईरानी ने अपने इंटरव्यू में बोला था, तो मेरे खिलाफ उसी महिला आयोग ने आदेश देके एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इनके में सिर्फ निंदा के शब्द लिख देते। उधर देखिए, सरकार कुछ नहीं करती। देश के विदेश सचिव और उनकी बेटी के बारे में इतने गंदे गंदे शब्द बोले गए, सरकार ने कुछ नहीं कहा, विदेश मंत्री ने कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, एफआईआर तक दर्ज नहीं देश के विदेश सचिव के बारे। और स्थिति ये, बहरहाल मैं जबलपुर हाईकोर्ट यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूं। वहां के जस्टिस श्रीधरन ने बहुत शानदार ढंग से इस मामले का संज्ञान लिया
और डीजीपी को आदेश दिया कि आज ही उनके खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी अनुपालन आख्या से अवगत कराएं, नहीं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। और ये डीजीपी को आदेश थे, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने। सोचिए आप, सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या? यह है इनके मन में सेना के प्रति सम्मान, लेकिन सेना के नाम पे वोट मांगने की राजनीति करेंगे तो देश भर में तिरंगा यात्रा के नाम के ये ड्रामे चल रहे हैं और हर जगह लाशों की राजनीति करने की इनकी पुरानी आदत है। तो यह आप समझ लीजिए, पुलवामा में हमारे सैनिकों को मरवा करके और उनकी लाशों पर वोट मांगे गए थे, यह किसी से छिपा नहीं। और ये जो मैंने आतंकियों के नाम बताए उनमें से कई के नाम ये कहे जाते हैं कि उसमें शामिल। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, उरी वाले में नहीं हुआ, पठानकोट वाले में नहीं। तो आप कर क्या रहे? कर रहे हैं मुकदमा करेंगे, कार्रवाई करेंगे। किस पर करेंगे? राहुल गांधी पर करेंगे। अपमानित करने का काम करेंगे किसे? राहुल गांधी को करेंगे। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाते हैं सम्मिलित होने। प्रधानमंत्री जिस रो में बैठे होते हैं उसी रो में वो बैठे होते हैं। आप चाहे राष्ट्रपति भवन का चैनल देख लीजिएगा और चाहे आप पीआईबी का देख लीजिएगा, चाहे दूरदर्शन का देख लीजिएगा, किसी में भी आपको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सामान्य तौर पे दिखाई नहीं देंगे। आप खोजते रह जाएंगे। कैमरे को इस तरह से चलाया जाता है। संसद के चैनल में भी यह लाइव प्रसारित किया गया, उसमें भी उन्हें नहीं दिखाया जाता। अब आप सोचिए, इस हद तक की निर्लज्जता है कि कहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार आ भी जाए, राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। और राहुल गांधी नहीं दिखने चाहिए तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से इस देश में साजिश हो रही है। राष्ट्रपति भवन में भी हो रही, संसद में भी होती है और सरकारी चैनलों में भी होती है। जबकि नियम यह होता है जितना सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा उतना ही विपक्ष के लोगों को दिखाया। उसी रो में बैठे हैं मोदी सरकार के तमाम मंत्री और तमाम दूसरे लोग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं दिखने चाहिए। यह होता है। ये तो कहिए जो दूसरे कुछ चैनल्स के लोग थे उसके में वो आ गए तो पता चला कि हाँ वो भी है मौजूद, नहीं तो शायद यह लगता कि पता नहीं वो है कि नहीं। यह स्थिति है इस देश में। और यह स्थिति होती है कि राहुल गांधी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दे रहे थे और राम के चरित्र का वर्णन करते हुए धर्म को डिफाइन कर रहे थे, उसको लेकर के किस तरह से एक संघी संपांडे करके है जो उसने वाराणसी में, इसका नाम है एडवोकेट हरिशंकर पांडे, वकालत तो चलती नहीं तो क्या एक परिवाद दाखिल करता है कि राहुल गांधी ने तो राम का ये कर दिया, अपमान कर दिया, धर्म का अपमान कर दिया और न जाने क्या क्या। परिवाद इसलिए करता है क्योंकि यदि एफआईआर करता तो बनती नहीं, तो परिवाद करके बस फंसाए रखो, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में की थी, वैसे ही परिवाद करके फंसाने का काम करते हैं। तमाम सारे नेताओं ने उन पर इसी तरह के मुकदमे किए। ये टेक्निकल सा है। तो अब आप समझिए, इस समय जब देश में लड़ने का विषय है तो ये लड़ेंगे, और क्या लड़ेंगे वो भी देख लीजिए साहब। यह साबित हो गया कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के हमारे देश का तमाम बड़ा नुकसान इस झड़प में, तनाव में किया। और इसके बाद में भारत सरकार क्या कार्रवाई करती है कि चीन का जो आधिकारिक
जो सरकारी, वहां पर तो सरकारी मीडिया है, मैं वहां पर गया भी हूं, तो वो ग्लोबल टाइम्स का और दूसरे जो उनका चैनल है उनका वो एक्स पर बंद कर दिया गया। उसके अलावा और तमाम ब्लॉक कर दिए गए, तुर्की का बंद कर दिया गया और सब कुछ हो गया। 5 घंटे बाद वही मोदी सरकार यू टर्न लेकर के वो खोल देती। 5 घंटे भी नहीं रुक पाए, अपने स्टैंड पे कायम नहीं हो पाए। 4 PM को बंद किया था, पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल को बंद किया था, द वायर को बंद किया था, लेकिन आज तक फिर उसके बाद में वापस आ गए। यानी टिकने की हैसियत नहीं है इस तरह के लोग, तो सिर्फ हमले करके बदनाम करने की साजिश रचते। उधर जो हो रहा है वो देश के लिए दुखद। उधर गौतम अडानी, जैसा मैं कहता हूं, वो चाइना के साथ धंधा कर रहा है। जितने भारत के अंदर एयरपोर्ट है और उनके जितने लॉन्च होते हैं, उन सारे प्रीमियर लॉन्च को उसने चाइना की कंपनी को दे दिया। यानी चीन इतना महत्वपूर्ण है अडानी, इसीलिए चीन का चा मोदी के मुंह से नहीं निकलता है, विदेश मंत्री के मुंह से नहीं निकलता है। वो कब्जा कर ले जमीन पे, वो पुल बना ले, वो बांध बना ले, वो कुछ भी कर ले, हमारे सैनिकों को मार दे, नहीं निकलेगा। इस झड़प में जितने हमारे सैनिक नहीं मरे, उससे ज्यादा चीन ने मारे थे, लेकिन साहब नहीं बोले। तो यह स्थिति है। तो अब क्या होता है आप देखिए, तो ये पूरा धंधा देने का खेल चलता है। इस धंधे को, खेल को समझ लीजिए। ये खेल इसी तरह का है कि एक तो ड्रैगन को जो है, चीन को दुनिया की सारी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एयरपोर्ट पर लाउंज प्रीमियम फैसिलिटी मुहैया कराती है, और वो अब भारत में अडानी ने चीन को दे दिया है, और इसका सारा ऑपरेशंस वो संभालेंगे और सब कुछ देखेंगे। अब आप बताइए, ये उस दौर में है जब आरोप लग रहे हैं, वो ट्रेड पार्टनर बन रहा है, तब जब उसने हमारे राफेल मारे और दूसरी चीजें करने की बातें सामने आ रही। उधर देखिए पेटीएम, जिसमें अलीबाबा की कंपनी का शेयर है, और जो पेटीएम है जिसके जरिए, जिसका मोदी ने खुद प्रचार किया था, उसमें कैसे पेटीएम ने अपने 4% शेयर बेच के 2,500 करोड़ रुपया कमा लिया। यह धंधा चल रहा है। इसके बाद में आप देखिए, अब एक और चीज, जब सऊदी अरेबिया पहुंचता है ट्रंप, तो वहां पर अंबानी जाते हैं, और अंबानी और वहां के अमीर का जो है पूरी मीटिंग होती है, और अंबानी के धंधे को कैसे, क्या क्या निवेश होना है, क्या क्या मिलना है और कैसे करना है, इसका धंधा तय हो रहा। यानी अब आप खेल समझ लीजिए कि क्या किया गया। वास्तव में धंधे के लिए देश को बेच दिया, देश की इज्जत को बेच दिया, देश के लोगों की लाशें बेच दी, और अब उस पर वोट लेने के लिए उन लाशों की राजनीति की जा रही। शायद इसीलिए लाशों का सौदागर कहा गया। जी हां, लाशों का सौदागर। जय